हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से प्यारे बच्चों। हमारी जो न्यू एनसीईआरटी 2025 से लागू हो चुकी है कक्षा 6 के लिए, वो हम लेकर आ चुके हैं। और न्यू एनसीईआरटी कक्षा 6 हम पढ़ने वाले हैं और उसका पहला चैप्टर आज हम पढ़ेंगे, विज्ञान का अनूठा संसार। यदि इससे पहले आप लोग हमसे नहीं जुड़े हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। हम सभी चैप्टरों को पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं और गहनता से अध्ययन करने वाले हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 की मैथ पढ़ने वाले हैं, कक्षा 6 की साइंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इंग्लिश ग्रामर हम अलग से पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग यदि नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए। आप लोगों को सारे लगभग सब्जेक्ट्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। चलिए तो आज हम सीखते हैं विज्ञान का अनूठा संसार। कक्षा 6 में आप लोगों ने पहले भी हमारी पुरानी जो एनसीईआरटी है वो पढ़ ली होगी। ठीक है ना, लास्ट टाइम में भी हमने पुरानी एनसीईआरटी कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11 सब के लिए हमने अपलोड की थी। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं और सीखते हैं हमारी इस पुरानी एनसीईआरटी को, पढ़ते हैं माय डियर। लीजिए, ठीक है, विज्ञान का अनूठा संसार। चलते हैं, पढ़ते हैं। मनुष्य सदैव अपने आसपास के परिवेश के विषय में जानने के लिए उत्सुक है। ठीक है, देखो कोई भी आदमी हो, अगर अपने आसपास कोई चीज़ दिख जाए तो उसके जानने के बारे में हमें उत्सुक हो जाते हैं। मान लीजिए मैंने कोई चीज़ कभी देखी नहीं और मेरे पास आ जाए, हमारे आसपास आ जाए, तो मैं उसको बारे में जानना चाहूँगा अपने आसपास के लोगों से कि भाई आप लोगों ने देखा है क्या, ये क्या चीज़ है। तो आइए करते हैं उत्सुकता से। ठीक है, बचपन से ही हम अपने आसपास के क्षेत्र के बारे में खोजने लगते हैं और प्रश्न पूछने लगते हैं। ठीक है, जब छोटा सा बच्चा होता है, जैसे मेरी छोटी लड़की लड़का पूछते, पापा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या काम आता है, क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरत खैर नहीं पूछा, लेकिन ये क्या काम आता है, ये क्या है, ये बार बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन वो बार बार पूछ लेते हैं। विद्यालय के प्रारंभिक स्तर में पढ़ते हुए क्या आप अपने आसपास के परिवेश के विषय में पता लगाकर, खोज कर आनंदित हुए हैं? मतलब भाई कोई चीज़ के बारे में पता लग जाए अपने को, भाई ये चीज़ ये काम आती, वाह मज़ा हो गया तब तो, है मुझे भी अच्छी लगी ये चीज़, तो क्या है जो मुझे तो बताओ ज़रा कि है क्या ये चीज़, मैं भी तो जानूँ इसके बारे में। ठीक है ना, तो ऐसी चीज़ों के बारे में जानकर बच्चों को क्या लगता है, बहुत अच्छा लगता है। परिवेश का मतलब है कि आसपास का जो जगह है, जो वातावरण है, उसे हम परिवेश कहेंगे। ठीक है, मध्य स्तर में भी हम अपने आसपास के सुंदर विश्व को जानने और समझने की रोचक यात्रा की ओर अग्रसर होते रहेंगे। ठीक है, मध्य स्तर में जैसे हम छठी सातवीं में चले जाएं, फिर जाके भी हम आसपास की चीज़ों को देखना चाहते हैं, हम घूमना चाहते हैं। ठीक है, सभी पापा मुझे वहाँ घुमाओ ना, वहाँ घुमाओ ना मम्मी मुझे, ऐसे बोलते हैं ना बच्चे कि आज हमें वहाँ घूमने जाना है। मतलब घूमने जाने का मतलब है कि वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, उन चीज़ों के बारे में हमें जानना है, हमें देखना है। बच्चे ये अक्सर बोलते रहते हैं। चलिए, रोचक का मतलब होता है किसी चीज़ को देखकर आनंदित होना, अच्छा लगना। इसके लिए हमारे आसपास एक नया विषय, विज्ञान। इसके लिए हमारे आसपास क्या है, जो भी चीज़ दिखती है वो सब विज्ञान में समझो। इसके इस अद्भुत संसार में आपका हार्दिक स्वागत है। जो ये चारों तरफ हमें दिख रहा है, ठीक है, इस संसार में हमारा क्या है भाई, बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, ओके, चलते हैं आगे और इस संसार को हम और अच्छे से पढ़ते हैं, इस क्लास को मज़ा लेते हैं, इस क्लास के और इस बुक के।
और मज़े के साथ साथ पढ़ते पढ़ते हम इसको जानना भी सीखेंगे कि हमारी ये क्या क्या यूज़ की हैं। ठीक है, आगे विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त सशक्त माध्यम है। कौन सा माध्यम है भाई? सशक्त माध्यम है, जो विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है। माने विश्व में क्या क्या रहस्य हैं उन सभी के बारे में परतें खोलता है विज्ञान। ठीक है ना, जैसे हम देखेंगे कि भाई पेड़ उगता ही क्यों है, पेड़ में पानी देने से वो बढ़ता क्यों है, अगर किसी बीज में पानी नहीं दे तो क्या वो पौधा बनेगा, क्या वो उगेगा, क्या उसको सूखी मिट्टी में डालने से, क्या उसको गर्म करने से भी बन जाएगा क्या पेड़? ठीक है ना, तो काफ़ी सारे ऐसे रोचक तथ्य हैं जो हमें जानने हैं। बस यही हमारी इच्छा होती है, जिज्ञासा होती है। ठीक है, जिज्ञासा, इसीलिए उत्सुकता, जिज्ञासा इसी बुक का नाम है। क्या नाम है? जिज्ञासा। यह एक रोमांचक साहसिक कार्य की तरह है जहां हम प्रश्न पूछते हैं। मेन बात है प्रश्न पूछना। ठीक है ना, बच्चे टीचर से इतना ज़्यादा डर जाते हैं ना भाई, इतने ज़्यादा डर जाते हैं ना, क्वेश्चन ही नहीं पूछते। और जब क्वेश्चन पूछेंगे नहीं तो फिर सीखेंगे क्या? बच्चों को मैक्सिमम अपने टीचर से क्वेश्चन पूछने चाहिए। जिस चीज़ के बारे में जानना है उस सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा करो। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन पूछोगे उतना ज़्यादा आप सीखोगे, उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ोगे। अगर आप क्वेश्चन पूछोगे नहीं तो कुछ नहीं सीख पाओगे मेरे प्यारे बच्चों। तो हमें क्वेश्चन पूछना है। अगर हमें तार्किक होना है, इंटेलिजेंट बनना है, तो जो भी अपने दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है रिलेटेड टू आवर सब्जेक्ट, हमें अपने सर से, अपने गुरुजी से, अपने माता पिता से, अपने आसपास के जो पड़ोसी हैं उन सब से उस चीज़ों के बारे में क्वेश्चन करना चाहिए। ये बाद की बात है कि वो कहेगा क्या, हमें वो कहेंगे क्या कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, वो तो बात छोड़ो, पर क्वेश्चन करो यदि आप लोगों को इंटेलिजेंट बनना है तो। प्रकृति के विभिन्न आयाम खोजते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि ये सब आखिर होता कैसे है। ये सब जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जिज्ञासा। भाई कोई भी बच्चा पढ़ रहा है, स्कूल जा रहा है, क्या वह जिज्ञासु है या नहीं है? क्या वह जिज्ञासु है या नहीं है? यदि वह जिज्ञासु है तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेगा। क्वेश्चन ही नहीं करेगा तो क्या मतलब है? ठीक है ना, तो जिज्ञासु होना बेहद जरूरी है। हमें जिज्ञासु होना चाहिए, अपने दिमाग में किसी चीज को जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। ठीक है, इसी जिज्ञासा से इस पुस्तक का शीर्षक भी आया है। मानी जो ये किताब है कक्षा 6, 7, 8 सबका नाम ही जिज्ञासा रखा है विज्ञान ने, है ना। विज्ञान की जो पुस्तक है इस बार क्या नाम रख दिया गया है? जिज्ञासा। पहले विज्ञान की बुक विज्ञान थी, इस बार जिज्ञासा रख दिया गया है। ठीक है ना, क्योंकि प्रत्येक जो बच्चा है वो जानना चाहता है। क्या करना चाहता है? जानना चाहता है, वो जिज्ञासु होना चाहता है चीजों के बारे में। ठीक है, आगे है अध्ययन, चाहे रेत के छोटे कणों का हो या बड़े पर्वतों का, एक घास के तिनके का हो या किसी विस्तृत जंगल का, यह हमें सदा ही नित नई खोजों के लिए प्रेरित और उत्साहित करता रहता है। चाहे अध्ययन, देखो एक छोटा सा कण है, उस रेत के कण का करो, चाहे एक पहाड़ का करो, ठीक है, चाहे छोटे से तिनके का करो, चाहे पूरे बड़े जंगल का करो, अध्ययन अध्ययन होता है। ठीक है, देखो जब वैज्ञानिकों ने खोज करना प्रारंभ किया तो अपने शरीर की एक छोटी सी चिन्नी सी कोशिका ली और कोशिका के अंदर भी काफी सारे अंग ढूंढ लिए उन्होंने, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाए, ठीक है ना, ये काफी सारी चीजें उन्होंने ढूंढी। केंद्रक ढूंढा, केंद्र के साथ साथ उसमें पदार्थ भी ढूंढे कि इनमें क्या क्या पदार्थ है, क्या क्या काम करते हैं, ये भी ढूंढ लिया। एक सुई की नोक के मान एक अपनी कोशिका होती है, सेल होती है, उसमें भी जिज्ञासा होनी चाहिए। ठीक है ना, चलिए, क्या आपने कभी रात के आकाश में चमकते तारों को ध्यान से देखा है और ये सोचा है कि ये तारे चमकते क्यों हैं? ठीक है ना, ये तारे चमकते क्यों है, कभी सोचा है? वैसे सोचते तो है ना, सोचते तो हैं, खूब सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, पर करे क्या? ठीक है ना, सोचते तो खूब है
सोचते तो खूब है, ठीक है, सोचते तो क्या है भाई, खूब है। अब चलिए, हम रात में जब गर्मियों के अंदर बाहर सोते हैं, गाँव के अंदर तो मैक्सिमम बच्चे या जो है माता पिता के साथ बाहर ही सोते हैं और चर्चा करते हैं बाहर, ओ माय गॉड ये ऐसे कैसे जा रहा है तारा, और ये तो तारा ही टूट गया, और ये तारा तो चमक नहीं रहा, ये तारा कैसे चमक रहा है। सूर्य से हमें गर्मी मिलती है, चांद से हमें ठंड क्यों मिलती है, ठंडी रोशनी क्यों मिलती है। काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं अपने दिमाग के अंदर, रहते हैं नहीं रहते हैं बताओ, होते हैं ना। तो काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, ठीक है। चमकते क्यों हैं, ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आगे तारे, इनमें चमकने तारों को ध्यान से देखा और ये सोचा कि ये तारे चमकते क्यों हैं। ये क्वेश्चन बताओ, तारे चमकते क्यों हैं। ये अपवर्तन के कारण चमकते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण आकाश में तारे चमकते हैं। जो क्वेश्चन आएंगे ना उनके बारे में भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे, ठीक है। तारे चमकते क्यों हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे चमकते हुए या टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। चमकते तो तारों के पास खुद का प्रकाश हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन मैक्सिमम दूसरे सोर्स से लेते हैं, माने सूर्य से ये प्रकाश लेते हैं, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। किसी फूल को खिलते देख आप विस्मित हुए कि इसमें कैसे पता चला कि कब खिलना है, ठीक है। कैसे पता चला कि कब खिलना है, तो ये तो डिपेंड करता है उसका नेचर कैसा है। और मैक्सिमम जो फूल होते हैं वो दिन में खिलते हैं, धूप के अंदर, जब उसे एनर्जी मिलती है, ठीक है ना, धूप से। ये सब विज्ञान द्वारा उजागर होने वाले अनेक रहस्यों के कुछ उदाहरण हैं मात्र हैं, ठीक है। विज्ञान के द्वारा ये उजागर होने वाले कुछ एक उदाहरण है। अभी करोड़ों अरबों ऐसे उदाहरण बाकी हैं जो अभी तक खोजे नहीं गए हैं, हमें भी पता नहीं है, धीरे धीरे खोज होगी। और करोड़ों अरबों खोज चुकी है दुनिया, ठीक है ना, वैज्ञानिक्स जो हैं। विज्ञान के बारे में सबसे रोचक बात यह है कि यह सर्वत्र है, महासागर की गहराइयों में भी है, हर जगह विज्ञान है। क्या है, हर जगह विज्ञान है, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ विज्ञान नहीं है, सब जगह विज्ञान है। महासागरों में भी विज्ञान है और नॉर्मल मतलब हर जगह जहाँ हम देखेंगे वहीं हमें विज्ञान नज़र आएगा। क्या नज़र आएगा, जहाँ भी देखेंगे हम वहीं हमें विज्ञान नज़र आएगा। चाहे तो आप पेड़ पौधों में देखो, चाहे रेत में देखो, चाहे आप महासागरों की गहराई में देखो, चाहे आप द्वीपों पर देखो, चाहे आप आकाश में देखो, चाहे आप पाताल में देखो, सब जगह हमें विज्ञान दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा प्यारे बच्चों, विज्ञान दिखाई देगा। क्या बात आपके समझ में आ रही है। चलिए, अंतरिक्ष की व्यापकता तक और रसोई में पक रहे व्यंजनों से लेकर खेल के मैदान तक सबसे अभूतपूर्व खोज ऐसे ही अकल्पनीय स्थानों में हुई है। जहां हम कल्पना नहीं कर सकते वैसे स्थानों पर भी क्या हुई है, खोज हुई है, ठीक है। चाहे मरुस्थल हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। अब जरा देखो, समुद्र के अंदर भी देखो काफी सारे प्रकार के रंग बिरंगी मछलियां, नए नए प्रकार के शैवाल ठीक है, रंग बिरंगी मछलियां, नए नए प्रकार के शैवाल समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, जो कि हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। अलग अलग प्रकार के शैवाल हैं। अंतरिक्ष में भी पता नहीं कितनी आकाश गंगाएं हैं, हम केवल एक मंदाकिनी का एक छोटा सा भाग है। पृथ्वी, मंदाकिनी हमारी आकाश गंगा है और उसका छोटा सा भाग है मंदाकिनी। क्या है, मंदाकिनी। ओके, थोड़ा सा इसमें इशू हो रहा है, कभी कभार तो ज़्यादा चमक जा रहा है, कभी कभार कम चमक जा रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा, आई डोंट नो अबाउट दैट, ठीक है, चले कोई नहीं। ओके, तो मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से इसे समझ रहे होंगे, है ना। चलते हैं आगे। ओके, चल रहा है अपना वीडियो कंटिन्यू, आगे चलते हैं। और आगे है समुद्र की गहराइयों में भी भाई है,
और मंदाकिनी आकाशगंगा का एक छोटा सा हिस्सा है अपना। आगे चलते हैं, आगे लीजिए। विज्ञान एक ऐसा, दिखाई दे नहीं दे रहा क्या यार, क्या हो गया इसमें, मुझे साइड हटना पड़ेगा 1 मिनट। थोड़ा सा इशू हो रहा है और थोड़ा सा ही है, ये ऑटोमेटिक क्यों हो रहा है। चलिए, कुछ चीज़ें इसमें ऑटोमेटिक चल रही है, उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है इसके अंदर, है ना। वाइट बैलेंस तो ये मैंने ऑटोमेटिक तो किया नहीं था, लेकिन फिर भी चल रहा है, ठीक है, कोई नहीं, है ना, चलिएगा। थोड़ा बहुत इशू होगा इसके अंदर, चलता रहेगा। ओके, थोड़ा सा कैमरा है अपना ऐसा ही, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है अभी। चलते हैं। विज्ञान एक ऐसा व्यापक, व्यापक का मतलब है जो बहुत दूर तक फैला हुआ है, और अंतरहीन जिज्ञासा पहेली जैसा है। हमारे द्वारा की गई प्रत्येक एक नई खोज इस पहेली का एक और टुकड़ा जोड़ देती है। आपको पता है कि यही तो इस पहेली की सबसे अच्छी बात है, इसकी कोई सीमा नहीं है और हम क्या क्या खोज सकते हैं, क्योंकि ज्ञान क्या क्या खोज सकते हैं, क्योंकि ज्ञान का हर नया भाग नए प्रश्नों तथा खोजों की ओर ले जाता है। हम कभी कभी देखते हैं कि इस पहेली का एक टुकड़ा गलत स्थान पर जोड़ दिया गया है और उसे वहां से दूर स्थान ले जाने की आवश्यकता है। नई खोजें प्राय विश्व के बारे में हमारी समझ बढ़ाती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, संसार में अभी काफ़ी सारी खोजें हो चुकी हैं और काफ़ी सारी खोजें होना बाकी है। ठीक है, काफ़ी सारी खोज हो चुकी है और काफ़ी सारी खोजें होना बाकी है। ठीक है, कब किस चीज़ की खोज हो जाए, क्या करने पर हो जाए, कोई पता नहीं है, कोई भी पता नहीं है। किसी खोज के बारे में यदि हम जाने, कैसे जाने, कोई पता नहीं है। जब वह कड़ी अचानक से जुड़ जाएगी तब वो समझो कि वह खोज हो जाएगी। ठीक है, आगे चले। आप जैसे जैसे यह पुस्तक पढ़ेंगे आपके सामने अनेक रोचक विचार आएंगे, आप कई नए प्रयोग करेंगे, आपको विचार करने को प्रेरित करेंगे। आप यह भी जानेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में ये सब कैसे उपयोगी है। अनुमान लगाएं कि जब हम नई नई जब हम नई नई खोजें करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, जब हम नई नई खोजें करेंगे तो क्या होगा, ये हमें अनुमान लगाना है। क्या करना है हमें, अनुमान लगाना है कि जब हम नई नई खोज करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, नई नई खोज करेंगे तो क्या होगा, आ गया आ गया। ठीक है, अगर हम बहुत सारी नई नई खोजें करेंगे तो होगा क्या, यह खोज करेंगे तो क्या होगा। और जब देखो कोई भी इस प्रकृति के बारे, प्रकृति में जो खोज की जा रही है वो मानव और इस प्रकृति के मानव के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए खोज की जाती है। ठीक है, जैसे डिजिटल बोर्ड और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो ये सुविधा हो रखी है, मुझे पढ़ाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, आपको कहीं बाहर पढ़ना जाना नहीं पड़ेगा, आप घर बैठे मोबाइल से पढ़ पाओगे। ठीक है, आगे चले। तब हमें यह समझ आने लगेगा कि ये सभी विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपका पढ़ना और मेरा पढ़ाना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप तभी पढ़ पा रहे हो जब मैं पढ़ा रहा हूं, मैं तभी पढ़ा पा रहा हूं जब आप पढ़ोगे। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं आने वाले समय में। तो सेम वैसा ही है। ठीक है, मतलब आप और हम जुड़े हुए हैं। आइए इस यात्रा को आरंभ करते हैं। अपनी पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी पर पर्यावरण भी है,
जिसकी रक्षा करना अति आवश्यक है। पृथ्वी पर जीवन की एक अद्भुत विविधता है। पौधे और जंतु जो इस ग्रह से विभिन्न क्षेत्रों में जीवित रहने और फलने फूलने में सफल हो सके। देखो, पृथ्वी जितनी इस ब्रह्मांड का एकमात्र अभी तक खोजा गया है, एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीव है। इस पर पर्यावरण भी है, इस पर ऑक्सीजन भी है, इस पे अलग अलग प्रकार की गैसें भी है, इस पर पानी भी है, ठीक है ना, काफी सारी चीजें इस पर। एकमात्र अभी तक और किसी ग्रह के बारे में पता लगा नहीं है, संभव नहीं हो पाया है कि उस वाले ग्रह पर भी अभी जीव है ना, पता नहीं। अभी केवल संभावनाएं व्यक्त की जा रही, इट मे बी पॉसिबल और नॉट, हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। इस पृथ्वी पर जो पर्यावरण है उसकी रक्षा करना भी हमारा ही दायित्व है। मतलब पृथ्वी पर कितनी तेजी से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, उसे कंट्रोल करना भी हमारा ही कर्तव्य है, किसी और का कर्तव्य नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। अपने किसी बीज को एक पौधे और किसी इल्ली मानी कैटरपिलर को एक सुंदर तितली में परिवर्तित होते देखा होगा। मान एक बच्चे को सुंदर तितली में परिवर्तित होते हुए देखा होगा। ऐसा अनेक अवलोकनों में किए होंगे। और इन पौधों और जंतुओं का विकास किस प्रकार होता है, ठीक है। तो इन पौधों और जंतुओं का जो विकास किस प्रकार से होता है, ये विज्ञान के तौर पर ही हम समझ पाएंगे आने वाले समय में, ठीक है। आगे चल, ये एक जीव है छोटा सा, जो कैटरपिलर कह सकते हैं, जो पत्ते खाकर अपना जीवन निर्वहन कर रहा है। ये तब जीवित रहेगा जब अपनी जो पृथ्वी है वहां से कुछ पौधे बनेंगे। पौधे बनेंगे तो ये जीव आएगा ही नहीं, नहीं होंगे तो पौधे हैं तो ही ये जीव है, पौधे हैं तो हम हैं। मतलब पर्यावरण है तो हम हैं, पर्यावरण नहीं है तो हम नहीं है। मतलब मैक्सिमम जो अपना खाना होता है वो भी पर्यावरण से ही आता है, पृथ्वी से ही आता है। पृथ्वी पर जो उग रहे पेड़ पौधे जीव जंतु, उनसे ही मानव का खाना आता है। अगर यही नहीं होंगे तो मानव जीवित नहीं रहेगा, कोई भी जीव जीवित नहीं रहेगा यदि उसे पर्यावरण में प्रारंभिक तौर पर खाने को नहीं मिले, वेजिटेरियन चीजें जो हैं वो नहीं मिले, ठीक है। गाय जीवित तब है जब इसे पर्यावरण से घास मिल रही है, नहीं होती तो ये जीवित नहीं रहती, ठीक है। आगे है, आगे वास्तव में हमारे शरीर की वृद्धि माने विकास के लिए हमें भोजन की आवश्यकता है, ठीक है। और भोजन कहाँ से आता है? पृथ्वी से आता है, पृथ्वी के वातावरण से आता है, पर्यावरण से आता है। विशेष रूप से भारत जैसे विशाल और विविध देश में भोजन अत्यंत मन भावन है। देश भर में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवान और जिनको बनाने की विभिन्न विधियां हैं, ये सब किस से बनती हैं, हम इसे कैसे पता करें, ठीक है ना। भारत के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग गांवों में जिस प्रकार से जगह जगह पर बोलियां बदलती है, वहीं जगह जगह पर खाना भी तुरंत बदल जाता है। जैसे राजस्थान के लिए काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जहां का अलग अलग खाना पसंद है। जैसे राजस्थान में दाल बाटी चूरमा, ठीक है, दाल बाटी चूरमा। हमारे गंगापुर का खीर मोहन पसंद है लोगों को, ठीक है ना, खीर मोहन फेमस है। और मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग जो खाना है वो लोगों को, जैसे आगरा के पेठे होते हैं वो लोगों को बनते हैं। साउथ में चले जाओ, इधर इडली डोसा ये सब मिलते हैं ना, अभी राजस्थान में मिलने लग गए हैं, लेकिन गाँव में बनते नहीं, वहाँ तो घर घर में लोग बना लेते हैं, यहाँ ऐसा नहीं। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग खाना मिलता है। लिट्टी चोखा बिहार में चले जाओ, चावल मछली चले जाओ, चावल भात चले जाओ, इधर पश्चिम बंगाल और इसके अंदर बिहार के अंदर, है कि नहीं। तो अलग अलग जगह पर ये खाना अलग अलग
मतलब पकवान बनाए जाते हैं, ये सब आते हैं प्रकृति से ही है, आते सब धरती से ही है। ठीक है, यहाँ पे कुछ उगाया जाएगा, उगा के, जैसे अपने राजस्थान में मैक्सिमम तो बाजरा उगता है, गेहूं भी उगता है, उगते तो सभी चीज़ें हैं लेकिन थोड़ी मात्रा में। और राजस्थान को लोग पहचानते हैं कि क्या उगता है सबसे ज़्यादा, गेहूँ ना, हाँ सॉरी, क्या उगता है, बाजरा। ठीक है, क्योंकि राजस्थान का मैक्सिमम भाग क्या है, रेगिस्तान है, उसमें केवल बारिशों के दिनों में बाजरा होता है, होते तो गेहूँ भी है। ठीक है, गेहूँ भी है, ज्वार भी है, बाजरा भी है, मक्का भी है, सब होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो होता है बाजरा होता है। ठीक है, बाकी सब चीज़ें होती हैं, ऐसे नहीं, गन्ना भी होता है कुछ कुछ जगह पे, है कि नहीं, सब होते हैं। और ये सब उनसे ही आता है, जैसे गेहूँ उग गया तो उसी गेहूँ की हम रोटी बना लेते हैं, प्याज भी हम उगा लेते हैं, और मिर्ची भी हम उगा लेते हैं। ठीक है, रायता भी बना सकते हैं हम, लिट्टी चोखा जो ये बना हुआ है ये भी हम, पूड़ी भी बना सकते हैं, अपने यहाँ पे बनती। ठीक है, और ये साउथ का खाना है लिट्टी चोखा, ये लिट्टी चोखा दिख रहा है ये पे। ठीक है, वैसे हम इसे दाल बाटी कहते हैं, ये दाल है, ये बाटियाँ, ये दाल इनमें कटोरिया में होंगी। ठीक है, और ये कुछ स्पेशल खाना है। ठीक है, इसमें चावल है, भात होगा कुछ, है कि नहीं, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी क्या है, ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए, हाँ 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 हाँ, प्यारे बच्चों, मज़ा आ रहा नहीं आ रहा है, बताओ, आगे चलते हैं। आगे हमें जीवित रहने के लिए भोजन के साथ साथ जल की भी आवश्यकता है, जल की भी क्या है, आवश्यकता है। जल एक अत्यंत आनंददायक पदार्थ है। क्या आप कभी भी बारिश में दौड़े, भागे और कूदे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश क्यों और कैसे होती है, बारिश क्यों और कैसे होती है, बताओ। क्या आपने ध्यान दिया है कि जल ठंडा करने पर बर्फ क्यों बन जाता है, बर्फ बन जाता है, और गर्म करने पर उबलने लगता है, और उबलने के बाद क्या है, भाप बन जाता है, और भाप को ठंडा करने पर वापस क्या, जल बन जाता है। सर्दियों में गर्म जल से नहाने नहाने में आनंद आता है। ठीक है, और हम गर्म और ठंडे को कैसे समझते हैं, ठीक है ना, उसके टेम्परेचर से समझते हैं, टेम्परेचर, ठीक है, और मौसम के आधार पे समझते हैं। ओके, चाहे वह जल हो, चाहे वह जल हो, या ज्वर से तपते शरीर का तापमान हो, तापमान हो, कोई वस्तु कितनी गर्म है यह ज्ञात करना महत्वपूर्ण है। अब ज्ञात भी करते हैं तो हम केवल और केवल टेम्परेचर से, इसका टेम्परेचर कितना है, इसका टेम्परेचर कितना है, उससे हम इसको क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। आगे बात समझ में, चले आगे। ठीक है, टेम्परेचर मापी से हम टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं, ताप मापी जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, बादलों से बारिश कैसे होती है, बारिश जो पानी बादल में जाता है वो कहाँ से आता है, ये काफ़ी सारे अपने क्वेश्चन है। तो ये जो पानी है भाप बनकर पृथ्वी से उड़ जाता है गर्मियों के दिनों में, ठीक है, या फिर समुद्रों से उड़ जाता है ऊपर, और धीरे धीरे ये क्या है, ऊपर स्टोर होने लगता है। स्टोर होने की कोई जगह तो नहीं है, लेकिन ये बादलों के रूप में रहता है, गैस फॉर्म में रहता है। और जहाँ बारिश बरसती है, बरसना होता है, वहाँ पे छोटी छोटी बूंदें मिलके एक अच्छे से बारिश करवा देता है। ठीक है ना, हो जाती है, करवा देता है मतलब हो जाती है, कोई नहीं करवाता। ये बारिश का एक मौसम रहता है, और पर्टिकुलर उस मौसम में बारिश होती है। ठीक है, आगे आगे हैं, और फिर हमारे आसपास अनेक प्रकार की वस्तुएं, हमारे आसपास कितने कितने प्रकार की वस्तुएं, अनेक प्रकार की वस्तुएं। जिस कागज पर हम लिखते हैं, धातु की चाबी लिखते हैं, धातु की चाबी, प्लास्टिक का पैमाना, हमारे बॉक्स में मिटाने वाला रबर, बॉक्स को बंद करने वाला चुंबक, चुंबक में लगा देते हैं ना, मनी बॉक्स में लगा देते हैं ना एक चुंबक, ठीक है वो, हमारे पहनने के कपड़े, दूध पीने का प्याला, और बहुत सी वस्तुएं हैं, बहुत सी वस्तुएं हैं। ये सब किससे बनी होती है, ठीक है ना, क्या ये विभिन्न पदार्थों से बनी है। हम भिन्न भिन्न पदार्थों को एक दूसरे को कैसे पृथक कर सकते हैं, तो देखिए, जैसे समझ लीजिए कि हमारे घर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब मैं समझ लूँ कि ये पेन है, ये प्लास्टिक से बना है,
ये जो कपड़ा है ये कॉटन से बना हो सकता है, या पैरासूट के कपड़े से बना हो सकता है, या फिर पेट्रोलियम के पदार्थों से बना हो सकता है। ये ऊन से बना हो सकता है, ऊन से, ठीक है। और ऊन कहाँ से मिलती है? अपने जो गाय क्या बोलते हैं ना, अपने जो ऊँट है उनसे मिलती है, भेड़ हैं, बकरियां हैं, इनसे अलग अलग प्रकार के जो इनमें जो बाल होते हैं वही ऊन कहलाते हैं। भेड़ से मिलने वाले जो बाल होते हैं उसे ऊन कहते हैं, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के जो पदार्थ हैं घरों के अंदर, अगर हम देखें जैसे चकला देखें तो चकला लकड़ी का भी हो सकता है और पत्थर का भी हो सकता है। बेलन देखें तो बेलन किसका हो सकता है? ज़्यादातर लकड़ी का यूज लेते हैं बेलन। वो अपना जो ओखली होती है लोहे की यूज लेते हैं, एल्यूमिनियम की लेते हैं, ठीक है ना। चिमटा होता है स्टील का होता है कि नहीं? प्याला कटोरा स्टील का भी हो सकता है, लकड़ी का भी हो सकता है और मिट्टी का भी हो सकता है। पहले जब बर्तन थे नहीं, कोई मेटल नहीं था, तब मिट्टी के बर्तन का यूज लिया जाता था। लेते थे नहीं लेते थे, है ना। तो घर के अंदर काफ़ी सारे हैं पदार्थ हैं, काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं, उनको अलग अलग पदार्थों से बने होते हैं। हो सकता है एक पदार्थ से भी बने हो, लेकिन अलग अलग से भी बने हुए होते हैं। आगे बात समझ में? चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे अवलोकन किया जा रहा है। तारे देखे जा रहे हैं कहीं ऊंची जगह पे जाके, कहीं ऊंची जगह पे जाके क्या देखे जा रहे हैं? तारे देखे जा रहे हैं, ठीक है। कि कौन सा तारा किधर चमक रहा है। चलिए आगे है अपने पास, आगे क्या है, ठीक है। आगे है कि प्रत्येक वस्तु के बारे में प्रश्नों की एक अंतरहीन स्थिति, अंतर की अंतहीन सी सूची बनती जाएगी। माने प्रत्येक वस्तु के बारे में प्रश्नों की एक अंतहीन सूची बनती जाएगी। कहने का मतलब है अगर हम वस्तुओं की सूची बनाएं तो इतनी सूची बन जाएगी अंतहीन, मतलब कमी नहीं रहेगी, इतनी सूची बन जाएगी, इतनी लंबी बन जाएगी। हमें ही पता नहीं है कितनी कितनी अपने पास सूचियां बन पाएगी, कितने उसमें नाम हो जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। किंतु प्रश्नों की यह सीमा केवल पृथ्वी के लिए ही क्यों हो हम उससे परे सूर्य चंद्रमा आकाश में चमकने वाले लाखों तारों पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। पृथ्वी पर ही इतने पदार्थ है ना, उनकी लिस्ट बनाना हमारी बस की बात नहीं है। अगर पृथ्वी से परे चले जाएं तो वो भी एक खतरनाक ही क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और उन क्वेश्चनों का जवाब हर कोई नहीं दे पाएगा। ये तारे क्यों हैं, कहाँ से आए, टिमटिमाते क्यों हैं, तारे बहुत दूर क्यों हैं, कितनी दूर है, इनका प्रकाश कहाँ से आया, काफी सारे क्वेश्चन है, कम ही नहीं। चाहे आपको किसी पत्ती की संरचना के बारे में जानना हो, या यह कि वस्तु कैसे गति करती है यह जानना हो, कि वस्तु कैसे गति करती है यह जानना हो, या यह कि मूंगफली के छिलके को कैसे अलग करते हैं, इस पुस्तक का प्रत्येक अध्याय आपकी जानने की इच्छा को जागृत करेगा। संभवतः आपके मन में अनेक प्रश्न पैदा करेगा। प्रत्येक जो चैप्टर है काफी सारे क्वेश्चन पैदा करेगा, सोचने समझने और अपनी जो बौद्धिक क्षमता है उसको बढ़ाने का काम करेगा, हमें रोचकता से अच्छी अच्छी चीजें समझाने का काम करेगा। चाहे आपके ध्यान न दिया हो, चाहे आपने ध्यान न दिया हो, फिर भी यानी होता है फिर भी आप अनेक प्रश्नों के उत्तर अब तक ढूंढते रहे होंगे। मान लीजिए कि आपकी कलम लिखना बंद कर देती है, तब आप क्या करेंगे? आप शायद आपने आपसे यह प्रश्न पूछेंगे कि मेरी कलम में ने लिखना क्यों बंद कर दिया है। आप यह अनुमान लगाएंगे कि कलम में स्याही समाप्त हो गई है, ठीक है। तो हम क्या अनुमान लगाएंगे? मेरे पास पेन है और अचानक से ये बंद हो जाए, मैं क्या सोचूंगा? या तो स्याही खत्म हो गई है, या फिर कुछ जो इसका जो रनर है आगे का उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है ना। स्याही खत्म नहीं हुई तो यही रीजन होगा, और तो क्या हो सकता है रीजन, है कि नहीं। तो काफी सारे अपने पास ऐसे क्वेश्चंस होंगे। लिखना आगे चलते हैं।
ठीक है, ये एक देखो ये रहा कि हम स्वयं अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो स्वयं को भी अपने जो पर्सन है उनको ढूंढने का क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। चलिए आगे है, तब आप इस अनुमान का परीक्षण कलम खोलकर और रिफिल की स्याही जांच कर करेंगे। ठीक है ना, कि भाई स्याही खत्म हुई है या नहीं हुई है, तो हम केवल क्या खोलेंगे, रिफिल खोलेंगे और उसे चेक करेंगे। यदि वह खाली है तो आप जान जाएंगे कि आपका अनुमान सही था। अगर वो खाली है तो हमारा अनुमान सही होगा कि बिल्कुल ठीक है, और मान लीजिए खाली नहीं है तो मतलब हम गलत हो गए, कहीं और मिस्टेक है कि नहीं। परंतु मान लीजिए कि आप देखते हैं कि स्याही समाप्त नहीं हुई, तब आप क्या करेंगे, मतलब हम क्या करेंगे, फिर उसमें फूंक मारेंगे पीछे। जब स्याही खत्म नहीं तो और भाई हो सकता है ऊपर चली गई हो स्याही, तो हम क्या मारते हैं, पीछे से फूंक मारते हैं, या फिर उसको बार बार ऐसे रगड़ के चलाने की कोशिश करते हैं। आप एक और अनुमान लगाएंगे कि संभवतः स्याही सूख गई है, बिल्कुल सोच सकते हैं। इसकी जांच करने के लिए कि आप यह अनुमान सही है या नहीं है, अब आप कुछ और करने का प्रयास भी करेंगे, है ना, फूंक मारेंगे, प्रयास तो करेंगे ही करेंगे। वास्तव में विज्ञान ऐसे ही कार्य करता है। आपके यह जानने का प्रयास है कि आपकी कलम ने लिखना क्यों बंद कर दिया। वैज्ञानिक विधि का एक उदाहरण है। ठीक है ना, भाई हमारा जो पेन हो नहीं चल रहा, तो मैं तो सोचूंगा, स्वाभाविक है सोचूंगा भाई कि काहे नहीं चल रहा है। ठीक है ना, मैं सोचूंगा, डेफिनेट सोचूंगा कि चल क्यों नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि ये तो अपने सोचने पर डिपेंड कर रहा है। इस पर डिपेंड कर रहा है, अपने सोचने पर डिपेंड कर रहा है क्या इसमें। और अभी चलते हैं अभी, चलिए क्रियाकलाप कर लेते हैं। काफ़ी सारे ऐसे क्रियाकलाप आने वाले हैं आने वाले चैप्टर्स के अंदर, जिनको हम बार बार दोहराएंगे। ठीक है, आगे चलिएगा कि आइए सोचें और लिखें। एक ऐसी अन्य समस्या के बारे में लिखें जिसे आपने हल करने का प्रयास किया हो। ऐसी कोई समस्या लिखो जिसे आप हल करने का क्या किया हो, प्रयास किया हो। आपने किन चरणों का पालन किया। आप केवल विज्ञान केवल तथ्यों एवं आंकड़ों को याद करना अथवा केवल प्रयोग करना ही नहीं है। विज्ञान चरण दर चरण प्रक्रिया का पालन करते हुए हमारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में सहायक होता है। वे कौन से चरण हैं जिनका हम अनुपालन कर सकते हैं। तो देखो, अभी एक क्वेश्चन आया कि भाई जैसे मेरा पेन चलता हुआ रुक गया, तो मैंने सोचा कि हो सकता है स्याही खत्म हो गई, तो मैं इसे रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा, चेक करूंगा, इसे कंफर्म करूंगा। तो ये मेरी स्टेप है कि मैं उसे खोल के देखूं। अब उसमें स्याही भी नहीं खत्म हुई है, तो मैं फिर कंफर्म करूंगा, इसे फूंक मार के देखा जाना चाहिए। फिर चल जाए तो ठीक है, नहीं चले तो फिर उसमें हम सोचेंगे कि ये तो सूख गया, अरे यार इसकी स्याही खराब हो चुकी है, सूख गई। तो काफ़ी सारे ऐसे चरण हैं जिनको हम क्या करेंगे, फॉलो करते हुए चलेंगे। आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे अपना पास चरण आ चुका है। क्या चरण आ चुका है कि सबसे पहले जो हमें रुचिकर लगता है या जिसे हम समझ नहीं पाते हैं, हम उसका अवलोकन करते हैं। उसका क्या करते हैं, अवलोकन का मतलब है समझने का काम करते हैं, उसे देखने का काम करते हैं ओपन करके। यह हमें अचंभित करता है, शायद हम इसके बारे में एक और पर्सन सोचते हैं। इसके बाद हम उस पर्सन के संभावित उत्तर का अनुमान लगाते हैं। जो पर्सन है उसका संभावित अनुमान क्या है वो हम लगाते हैं। इस अनुमान का हम प्रयोग और अधिक अवलोकनों द्वारा सत्यापन भी करते हैं कि भाई स्याही सूखी है नहीं सूखी है तो खोल के देखना पड़ेगा। ठीक है, चलना क्यों बंद किया। इसके बाद हम परिणामों का विश्लेषण करने का प्रयास यह भी देखने के लिए करते हैं
कि क्या इसे वास्तव में हमारे प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ है या नहीं। चलिए आगे देखते हैं। आगे अपने पास हमारे पास एक गैस चूल्हा है और इस पर दाल बनाई जा रही है कुकर के अंदर। ठीक है, संभवतः हम ये समझते हैं कि दाल यदि हमें बनाना है तो 2 सीटी या 3 सीटी के अंदर दाल अच्छे से पक जाती है अंदर। ठीक है, अब मान लीजिए सीटी नहीं बजे तो चलिए, तो मतलब हम क्या करेंगे। वैज्ञानिक वे लोग होते हैं जो समस्याओं का हल ढूंढने और अथवा नई वस्तुओं की खोज करने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। परंतु क्या कोई भी व्यक्ति जो वैज्ञानिक विधि का पालन करता है एक वैज्ञानिक की तरह कार्य करता है। भोजन पकाने वाली वाला व्यक्ति यह सोचकर हैरान हो सकता है कि दाल कुकर के बाहर कैसे निकली। क्या कुकर में बहुत अधिक पानी था। साइकिल की मरम्मत करने वाला व्यक्ति, देखो अगर कुकर के अंदर हम दाल डाल रहे हैं, पानी भी डालेंगे, लिमिटेड पानी भी डालेंगे, तब भी वो सब्जी बनाने का एक गुण होता है, उफनती बोलते हैं उसे, उफन जाते हैं। तो वो हो सकता है कम पानी हो तब भी हो सकता है कि वो बाहर आ जाए उफन कर। ठीक है, तो पर हम सोचेंगे क्या हमने ज़्यादा पानी डाल दिया। काफ़ी सारे अपने जो माइंड है उसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आएंगे अपने दिमाग के अंदर। ठीक है, अब ऐसे ही अपने साइकिल वाला सिस्टम भी कि जो साइकिल है उसकी यदि हमें मरम्मत करनी है, मरम्मत का मतलब समझते हो, जैसे पंचर हो गई साइकिल तो उसकी पंचर बनानी है। क्या बनानी है? पंचर। तो हम क्या करेंगे, इसको पूरे को चेक करेगा पानी में डाल के। वैसे तो दिखेगा नहीं कि हवा किधर से निकल रही है क्योंकि हवा दिखाई देती नहीं है। तो क्या करेंगे, पानी में डाल के चेक करेंगे। पानी में बुलबुले बन जाते हैं हवा के, है ना, तो वहां से पता लग जाता है। मानी साइकिल की मरम्मत करने वाला व्यक्ति के बारे में सोचिए जो यह ढूंढने का प्रयास करता है कि टायर से हवा कैसे निकली, हवा कहां से बाहर निकल गई। क्या कोई विद्युत ठीक करने वाला व्यक्ति यह ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि विद्युत बल्ब क्यों नहीं जल रहा। यह कोई समस्या बल्ब में है या स्विच में है। जब हम प्रश्न पूछने और इनका उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं तो एक तरीके से वैज्ञानिकों जैसा ही कार्य करते हैं। घर के अंदर लाइट नहीं आई तो हम सबसे पहले पहुंच जाते, बोले अरे कहीं से तार वार तो नहीं जला। सबसे पहले देखते रहे बल्ब तो नहीं खराब हुआ, अरे बल्ब तो ठीक ठाक है। फिर देखते हैं स्विच तो खराब नहीं हो गया, अरे स्विच भी ठीक है। तो फिर देखते हैं कि मेन स्विच को जाके देखते हैं कहीं बंद नहीं हो गया, ट्रिप तो नहीं हो गया। तो काफ़ी सारे ऐसे दिमाग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? दिमाग लगाते हैं। और ये जो सोचने का तरीका है ना, यही सोचने का तरीका, इसी कहते हैं वैज्ञानिक तरीका। इसे ही क्या कहते हैं? वैज्ञानिक तरीका कहते हैं। ठीक है, आइए और सोचते हैं वैज्ञानिक तरीके से। क्रियाकलाप 1.2, आइए सोचें और लिखें। आप दैनिक जीवन की ऐसी एक परिस्थिति का वर्णन करें जहां कोई व्यक्ति वैज्ञानिक विधि का अनुसरण करता है। ठीक है, तो अपन काफ़ी सारे ऐसे प्रयास कर सकते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं? प्रयास कर सकते हैं। मान लीजिए घर के अंदर एक बच्चा है जो बीमार हो गया। ठीक है, तो हम बार बार में चेक करते हैं, और देखा हाथ दिखा बेटा, बेटा हाथ दिखा, बुखार तो नहीं आ गया तेरे को। अब बुखार मेरे को क्या जादू है तब पता लगेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब जानते हैं कि बुखार किसी व्यक्ति को कब चढ़ता है, जब वो गर्म हो रहा होता है। ठीक है ना, क्योंकि अपनी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो हम सोचते हैं अरे बुखार हो गया। ठीक है, या फिर यहाँ लगा के देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, धड़कन तो ज़्यादा नहीं हो गई रे तेरी, है नाड़ी वाड़ी तो नहीं चल रही है तेज, बता। तो ऐसे चेक करते हैं। ठीक है, ऐसे हम क्या करते हैं? चेक करते हैं। चलते हैं आगे। आइए चलिए और क्रियाकलाप करें। काफी सारे क्रियाकलाप अपने पास, कमी नहीं है ना। अनुभव करते हैं और चीजों का भी अनुभव करते हैं। क्या आपने अनुभव किया है कि हमारे दैनिक जीवन में, क्या आपने
क्या आपने अनुभव किया है कि हमारे दैनिक जीवन में ऐसी अनेक परिस्थितियां आती है जहां हम जाने अनजाने में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं। हम सभी एक सीमा तक वैज्ञानिक विधियों का अनुसरण करते हैं जो हमारी बड़ी समस्याओं को हल करने एवं ब्रह्मांड के रहस्यों का समाधान निकालने में की क्षमताओं को बढ़ाती है। यह समझना आवश्यक है कि विज्ञान को समझने और सीखने के लिए जिज्ञासु होना और आसपास के वातावरण का अवलोकन करना सर्वोपरि है। ठीक है, सर्वोपरि है मतलब आसपास का जो वातावरण है उसका अवलोकन करना अपने लिए बहुत जरूरी है, सर्वोपरि है, जान लेना जरूरी है। हम जिज्ञासु होते हैं, किसी भी काम को करने के लिए हम पहली बार जब जाते हैं तो जिज्ञासु होते हैं। तब हम प्रश्न पूछने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? प्रश्न पूछने लगते हैं कि कैसे और क्यों। स्मरण रखिए कि संसार वस्तुओं का एक भंडार है और हम नहीं जानते हैं कि कितनी भी वस्तुएं हैं जिन्हें हम खोजना अभी शेष है। ठीक है, आगे आ गया है क्रियाकलाप 1.3। माने देखो वैज्ञानिक खोजें चल रही है और हजारों लाखों करोड़ों वैज्ञानिक अभी लग रहे हैं नई नई चीजें खोजने में, क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रकृति में ऐसी काफी सारी रहस्यमयी चीजें हैं जिनसे अभी पर्दा उठना बाकी है। जैसे लाइट का विकास हुआ, लाइट का इन्वेंशन हुआ, इस पेन का भी इन्वेंशन हुआ होगा, इस बोर्ड का भी हुआ होगा, इस टोपे का भी हुआ होगा इन्वेंशन, है कि नहीं? इस कोट का भी हुआ होगा, इस कोट में लगे हुए कपड़े का कैसे इन्वेंशन हुआ होगा। ठीक है, इस कैमरे का हुआ होगा जो मेरे आगे चल रहा। काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिनका इन्वेंशन हुआ होगा, है कि नहीं? अब इनका तो हुआ होगा, हो गया मतलब आगे भी तो होगा किसी चीज का, उनमें भी तो लगे हैं लोग। क्रियाकलाप 1.3, आइए विचार करें और लिखें। यदि आपको किसी वस्तु या घटना के बारे में प्रश्न पूछना है तो आप यह क्यों होती है, तो इसके बारे में आप क्या सोचेंगे, क्या पूछेंगे? ठीक है, जैसे मैंने बोला, मैं सोचूं कि भाई कोई भी घटना है, जैसे बिजली है, बिजली क्यों चमकती है आकाश में, हवा क्यों चलती है, पानी क्यों बहता है, पानी ठंडा क्यों है, पानी गर्म क्यों है, ठीक है, अंधकार क्यों आ रहा है, हवा क्यों नहीं आ रही, आज गर्मी क्यों लग रही है, आज सर्दी क्यों है, ठंड क्यों है। मैं इतना देखो ये टोपा पहना हुआ हूँ और अपने पास एक कोट भी पहना हुआ हूँ और बिल्कुल रेडी हूँ इससे बचने के लिए सर्दी से। ये सर्दी आई कहाँ से, क्यों है ये सर्दी? ठीक है ना, तो काफी सारे ऐसे अपने पास क्या है क्वेश्चन। आप अपने प्रश्न का उत्तर किस प्रकार खोजेंगे यह लिखने का प्रयास कीजिए। वैज्ञानिक खोजें अनेक अकेले कम ही होती हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक प्राय एक दूसरे के साथ बड़े बड़े समूहों में कार्य करते हैं। इसीलिए यदि आप स्वयं नहीं ढूंढ पाते तो अपने मित्रों से निसंकोच सहायता मांगे। मिलकर खोजना सदैव आनंददायक होता है। मिलकर खोजना सदैव क्या रहता है? आनंददायक होता है, क्योंकि अकेले से अगर हम कोई चीज जाने नहीं तो हमें साथ मिलकर काम कर लेना चाहिए, जिससे कि हम ये पता कर सके कि अपना ये काम सही है या नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों सही है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, आगे है ये जो देखो ट्राई कर रहे हैं। अब देखो क्या कर रहे हैं कि एक पानी का बीकर ले लिया, गिलास ले लिया कांच का, और उसमें कंकर डाल के देख रहे हैं कि पानी ऊपर चढ़ रहा है नहीं चढ़ रहा है। पर हम जानते हैं कि कंकर का एक आयतन होता है, तो वो पानी में जाएगा तो अपना आयतन घेरेगा तो पानी ऊपर चढ़ेगा, स्वाभाविक है। ठीक है, तो काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अपने माइंड के अंदर आते हैं, हम उन क्वेश्चनों को पूछते हैं। चलिए आगे है कि अंततः आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर कक्षा 6 में नहीं मिलेंगे, चिंता न करें। ठीक है ना, जो भी हमने क्वेश्चन करें चिंता न करें। विज्ञान की यात्रा पर निकल पड़े हैं। अगले 5 वर्षों के लिए आप इससे भी आगे आ जाएंगे, है ना। अगले 5 वर्षों के लिए या इससे भी आगे आप यात्रा करेंगे, मानी 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं।
अगर आपके पास साइंस है, साइंस तो रहेगी ना, यहाँ तक तो 10वीं तक तो है ही कॉमन है, तो साइंस तो रहेगी, उसके अंदर हम विज्ञान के इन क्वेश्चनों का क्या करेंगे, आनंद लेंगे। ठीक है ना, मतलब ये हमें मिलेंगे आगे, अभी नहीं आगे मिलेंगे, प्रत्येक चैप्टर में मिलेंगे और यहाँ पर भी मिलेंगे, माने यहाँ पर मतलब कक्षा 6 में भी आगे वाले चैप्टरों के अंदर मिलेंगे। चलते हैं और यदि हैं तो और को भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, आगे चलिए। हमने चलना तो प्रारंभ कर ही दिया है, खैर जब चलना प्रारंभ कर ही दिया है, ठीक है, बारिश के दिनों में आनंद ले रहे हैं चिन्ने मिन्ने, है कि नहीं? ठीक, आगे चलिए। आगे है, बुद्धिमान होने के लिए आपको प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है। ये महत्वपूर्ण है। कक्षा 6 में आप लोग आ चुके हैं, और जब कक्षा 6 में आ चुके हैं, चैप्टर 1 भी पढ़ चुके हैं, तो आप इसको अपने दिमाग में लिख कर रख लीजिए कि यदि हमें बुद्धिमान होना है, हमें बहुत अच्छा पढ़ने में बनना है, हर किसी चीज के अंदर हमें आगे रहना है, तो हमें क्वेश्चन पूछने वाला होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला होना चाहिए। जितने ज्यादा हम क्वेश्चन पूछेंगे उतना ज्यादा हम इंटेलिजेंट बनते जाएंगे, हमारा बौद्धिक विकास होगा, है कि नहीं? चले, जिस प्रकार बच्चे बारिश का आनंद लेते हैं, उसी प्रकार विज्ञान भी एक आनंददायक खोज है। जैसा होता है, विज्ञान की इस यात्रा का आनंद ले और खोज करते रहें। ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों के बारे में सोचना कभी बंद न करें और प्रश्न पूछते रहें। क्या आप विज्ञान की इस रोचक यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं? आइए इससे आरंभ करें। तो विज्ञान में रोचक काफी सारे ऐसे तथ्य हैं। ठीक है, अब अपना चैप्टर तो हो गया ये समाप्त, ठीक है ना। आने वाले चैप्टरों को हम और अच्छे से एंजॉय करेंगे। यहाँ पर आपको कोई क्वेश्चन आंसर कोई कुछ नहीं मिला ना, ठीक है, आगे अपने पास है नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं है। तो एंड ऑफ दिस क्वेश्चन, मानी यहाँ पे इस चैप्टर का माय डियर एंड होता है। क्या होता है? एंड होता है ना। और आगे चैप्टर नंबर 2 और आगे की क्लासों के भी हम सारे चीज़ पढ़ने वाले हैं। मैं समझता हूँ आप सभी ने इस चैप्टर को अच्छे से एंजॉय किया होगा। ध्यान रहे, पिछले चैप्टरों के अकॉर्डिंग, जैसे पिछले चैप्टरों में हुआ करता था कि लास्ट में हमें क्वेश्चन मिलते थे, पिछली बुक के अकॉर्डिंग, अब ऐसा नहीं है। यहाँ पे हर पन्ने में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उन्हें सॉल्व करना पड़ेगा, उन्हें सोचना पड़ेगा, उन्हें हल करना पड़ेगा, है कि नहीं? चले तो फिर मिलेंगे। और इससे पहले यदि आप लोगों ने हमारे इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हम और आप लोगों के लिए नए नए सब्जेक्ट्स और चैप्टर लेकर आते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।